यूपीएससी आज के टाइम पे जो फोकस कर रही है ना, या तो आपके ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगेन लैंडफॉर्म वाले डेवलपमेंट, या फिर अप्लाइड टाइप के टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। क्लाइमेटोलॉजी में हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उसकी फिलोसफी कुछ अलग है। वो फिलोसफी है इंटर रिलेशन की। यूपीएससी लार्जली क्लाइमेटोलॉजी में एक पार्ट को, स्पेसिफिकली एक सिस्टमेटिक पार्ट को किसी रीजनल या अप्लाइड पार्ट से इंटररिलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें डेफिनेटली ध्यान रखनी चाहिए कि क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा है, तो मुझे प्रिपरेशन भी अपनी इसी एंगल से प्रोसीड करनी चाहिए। क्या कोई ऐसी चीज है ओशियोनोग्राफी में जो क्लियरली डिफाइंड है? यस, एक ही टॉपिक है ओशियोनोग्राफी में जो कभी चेंज नहीं होता खास, और वो है आपकी ओशियन बॉटम टोपोग्राफी, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। आई कैन बेट 2026 में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, यू कैन डू ब्लंडर विद योर। हेलो एवरीवन, आई एम कपिल भारद्वाज। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सारथी आईएएस। दोस्तों, जब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करते हैं, स्पेसिफिकली उस टाइम में जब प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच का फेज होता है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग वे ऑफ प्रिपरेशन को चूज कर लेते हैं। कैसे चूज करते हैं? हर किसी को ये लगता है कि अब मुझे सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, उसमें मैं उतनी ही एनर्जी सभी टॉपिक्स पे लगाने वाला हूँ। बट आपको भी पता है, हायर आरओआई वाले टॉपिक्स के ऊपर आपको एनर्जी लगानी चाहिए। इवन मैं आरओआई की बात नहीं कर रहा, आप स्ट्रेटेजिकली अगर पीवाईक्यूज को देखोगे, तो यू विल गेट टू नो कि ऑल टॉपिक्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर वो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको कवर करने का तरीका जो है वो अलग होगा। आपको जिस तरीके से उन क्वेश्चंस को देखना है, वो लेंस आपका अलग होना चाहिए। कैसे होना चाहिए अलग, वो मैं दिखाता हूं आपको। एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाउंडेशन एज वेल, तो भी आपको ये मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए कि आपके किस टॉपिक में कैसा आउटकम देखने को मिलता है, और इससे आपका विजुअलाइजेशन क्या होना चाहिए। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं जियोमॉर्फोलॉजी की बात करता हूं, तो लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस फर्स्ट। मैं 2025 के रेफरेंस से ही बात करूंगा। तो अगर मैं 2025 के रेफरेंस से बात करता हूं, तो लेट मी शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन देखो। जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन पे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, कोर जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको मैं अप्लाइड नहीं बोलूंगा, मैं जियोमॉर्फोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट बोलूंगा, उस पे अगर हम बात करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक चीज नजर आएगी। What geological and tectonic processes led to the formation of nappes in the orogenic belt? मैं अगर लार्जर लेवल पे इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो डेफिनेटली ये कुछ फोर्सेस के बारे में और जियोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है, और उससे आपसे पूछा जा रहा है कि नेपीज कैसे बनते हैं, उसके बारे में आप बात करो। मैं इसको एक कैटेगरी देता हूं, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज टॉकिंग अबाउट द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, कि किसी भी एरिया के अंदर लैंडफॉर्म कैसे डेवलप होते हैं, उसके बारे में यहां आपसे पूछा गया है। हालांकि एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पे, ये देखो, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। अब ये है अप्लाइड टाइप। अप्लाइड टाइप मतलब ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहां पे ग्लेशियर लेक्स बनती हैं, इरोजन होता है, फिर आउटब्रस्ट होता है, तो आप उसको डिजास्टर की कैटेगरी में या अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी की कैटेगरी में रख सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। कम ओवर हियर एंड राइट हियर, इफ यू विल सी, देन आपके पास में क्या है? हाउ डज denudation chronology help in understanding the sequential development of landscape and landform? Again, I will be putting it into the landform category. ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपको, इन एंड अराउंड जब ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी पोर्शन की बात होती है, तो हमेशा लैंडफॉर्म के बारे में बात होती है। अब लैंडफॉर्म से आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। लैंडफॉर्म जब भी आप चाहे डेविस को, पेंक को, एल्सिकिंग को, किसी भी ज्योग्राफर की फिलोसफी को पढ़ोगे, आपको एक चीज रियलाइज होनी बहुत जरूरी है। इट्स ऑलवेज अबाउट बैलेंस ऑफ फोर्सेस। इट्स ऑलवेज अबाउट बैलेंस ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस का बैलेंस, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे स्टीप स्लोप की बात हो, चाहे वंस अपलिफ्टमेंट हुआ हो, फिर डेन्यूडेशन स्टार्ट हुआ हो, लेकिन यहाँ पे बैलेंस ऑफ फोर्सेस और डेन्यूडेशन के साथ साथ में लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की बात की जाती है। मतलब वंस दे आर गेटिंग डेवलप एंड देन दे आर लीनिंग डाउन, इस प्रोसेस के इन एंड अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिर्फ 2025 की कहानी नहीं है, 24, 23, 21, 22 किसी भी ईयर को उठा के देखना, आप इस लेंस के अंदर इन क्वेश्चंस को, जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन को फिट कर पाओगे। और इस रेस्पेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए, जियोमॉर्फोलॉजी के किन टॉपिक्स को आप डेफिनेटली फोकस करो ही करो। अगर वो नहीं करोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप उन टॉपिक को फोकस कर लेते हो, तो आप काफी सारे क्वेश्चन, 90% क्वेश्चंस को लिख लोगे। कौन से टॉपिक है? पहला टॉपिक मैं बोलूंगा रिसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग। क्योंकि देखो, यूपीएससी आज के टाइम पे जो फोकस कर रही है ना, या तो आपके ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगेन लैंडफॉर्म वाले डेवलपमेंट, या फिर अप्लाइड टाइप के टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। रिसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग,
दूसरा आपके लैंडस्केप डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे और आप स्लोप डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे। ये 3 टॉपिक जो हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अलोंग विद द डिफरेंट थ्योरीज प्रिपेयर करने हैं। इफ यू विल बी एबल टू प्रिपेयर देम, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको उस क्रोनोलॉजी को समझना है। बट क्या सेम फिलॉसफी हम क्लाइमेटोलॉजी भी अप्लाई करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी में हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उसकी फिलॉसफी कुछ अलग है। वो फिलॉसफी है इंटर रिलेशन की। देखो हमेशा क्लाइमेटोलॉजी में जो फाइट चली है ना, वो चलती है सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी के ऊपर सबसे ज्यादा। ऑब्वियसली ह्यूमन का पार्ट है, लेकिन ह्यूमन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारा क्लाइमेट। इसलिए क्लाइमेट में सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी पे हमेशा ही फाइट चलती रही है। और शुरू में लोग बिलीव करते थे कि क्वांटिफिकेशन, जो क्वांटिटेटिव हमारे पास रिवॉल्यूशन आया 1970s तक, वो लीन डाउन हो गया, उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। तो 1970 से पहले सिस्टमैटिक या क्वांटिफिकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस था, एंड लेटर ऑन वो क्वांटिफिकेशन का फोकस खत्म हो गया, एंड दैट्स व्हाई वो रीजनलिज्म पे वापस आ गया। तो आप देखोगे तो हमेशा क्लाइमेटोलॉजी में क्वेश्चन मिलेगा आपको कि आपके सिस्टमैटिक पार्ट को रीजनल पार्ट से इंटररिलेट किया जाएगा। लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस फर्स्ट, देन वी विल कम टू द टॉपिक। ओके, अगेन ओवर हियर you can see a question, क्या पूछा, explain the relationship between air mass and local wind. What is it? Air mass? You don't think so? It's a system, है ना? एक काफी लार्ज एरिया होता है जिसमें होमोजेनियस कंडीशंस होती हैं, उसको उठा के इंटरलेट किसके किया गया? लोकल विंड के साथ में, रीजनल सिस्टम के साथ में। ऑब्वियसली ये आउटकम आपको कहाँ नजर आ रही है? एक हमारे पास एनालिसिस यहाँ पे नजर आ रहा है। सिमिलरली थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2025 का ही और भी क्वेश्चन है जिसको हम देख सकते हैं। लेट मी शो यू ओवर हियर। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? एग्जामिन दी फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, आपको ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बात की गई और फिर बोला गया कि एग्जांपल्स के साथ बताओ अर्थ को लिविंग प्लेनेट कैसे बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, अगेन एक सिस्टम था, उस सिस्टम को वापस से अप्लाई कर दिया गया। लिविंग प्लेनेट जब आप बताओगे तो अगेन आप रीजनल एग्जांपल्स लोगे। आप बताओगे ट्रॉपिकल एरिया में हीटिंग ज्यादा हो सकती थी, वो कैसे मैनेज हो रही है? टेम्परेट एरिया कूल बहुत ज्यादा हो सकते थे, वो कैसे मैनेज हो रहे हैं? समवेयर हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर, समवेयर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसके बारे में आप बात करोगे तो ये हमारे पास वापस से क्या हो रहा है? इंटर रिलेशन। तो यूपीएससी लार्जली क्लाइमेटोलॉजी में एक पार्ट को, स्पेसिफिकली एक सिस्टमेटिक पार्ट को किसी रीजनल या अप्लाइड पार्ट से इंटर रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। जब यूपीएससी ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली वन शुड फोकस अपॉन व्हाट, किसी को भी इस चीज पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए कि मैं लार्जर लेवल पे कैसे उसको अपने टॉपिक्स के अंदर कवर कर लूं, ताकि आने वाले टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखो, जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैलेंस ऑफ एनर्जी इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक सिस्टम। ये सारे 2025 के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो एनर्जी आ रही है हमारे पास सन से, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बैलेंस के बारे में बात की गई है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन और बैलेंस कैसे करोगे? सर डिस्ट्रीब्यूशन तो अगेन रीजनल होता है। आप 23.5 तक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न तक कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टेम्परेट में कुछ अलग होगा, पोलर एरिया में कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और फिर उसका बैलेंस कैसे बनाया जाता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो ये प्रोसेस होगा हमारे पास, एडवेक्शन, इनके थ्रू आप उसका बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। लार्जरली एक पार्ट को दूसरे पार्ट से इंटरलेट किया गया है, लेकिन हमेशा जो भी लार्जर एंगल पे चीजें आ रही हैं उसको हमेशा रीजनली डिवाइड करने के बारे में बात की जाती है। दैट्स व्हाई आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे प्रिपेयर करने चाहिए, जो टॉपिक यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आई विल से कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो टेम्परेचर प्रेशर बेल्ट आपको ढूंढना है कि सिस्टम क्या क्या है। एक ये सिस्टम है, आपका एयर मास जो है वो दूसरा सिस्टम। वेदर और क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो आप लार्जर लेवल पे सिस्टमेटिक क्लाइमेटिक जो जोग्राफर्स थे, जैसे कि कॉपन ने वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिवाइड किया, कॉन्वेट ने किया, प्रवार्था ने किया, उन्होंने क्या बनाया था? सिस्टम। भाई कॉपन ने एक सिंपल सा सिस्टम बनाया, ए बी सी डी ई और एच के अंदर आप अपने क्लाइमेट को डिवाइड कर दो। ठीक है ना? ये जो सिस्टम बनाया था, इसको अब आप क्या करोगे? रीजनल इंटर रिलेशन दिखाओगे। मतलब एयर मास के साथ साथ में फिर आप लोकल विंड्स के बारे में बात करोगे, वेदर के बारे में बात करोगे। तो देयर आर मेनी मोर टाइम्स, कभी आपको एयर मास को लोकल विंड्स के साथ इंटरलेट किया जाता है, कभी ट्रॉपिकल टेम्परेचर सिस्टम को आपके वेदर के साथ अटैच किया जाता है, या फिर लार्जरली सिस्टमेटिक पार्ट के अंदर को थॉर्नमेट या कॉपिंस की डायरेक्ट क्लासिफिकेशन भी पूछी जा सकती है। राइट? तो दैट इज द वे। नाउ इट कम्स टू कि सर ओशियोनोग्राफी के अंदर क्या होगा? व्हाट वन शुड प्रिपेयर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर ओशियोनोग्राफी, कि मेरे मैक्सिमम आउटपुट और कम एफर्ट के अंदर आए। क्योंकि देखो ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है, एंड इवन अगर आप अपनी फाउंडेशन को प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको ये चीजें डेफिनेटली ध्यान रखनी चाहिए कि क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा है, तो मुझे प्रिपरेशन भी अपनी इसी एंगल से प्रोसीड करनी चाहिए। राइट?
लेट मी शो यू अगेन क्वेश्चंस, क्योंकि पीवाईक्यू से बेहतरीन कोई गाइडलाइन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? आइडियली आपसे पूछा, व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन ओशियन वेव, ओशियन करंट एंड टाइड्स? ठीक है? आपका एक सिस्टमैटिक पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मूवमेंट जो है ओशियन का, उसके बाद ओशियन वेव, ओशियन टाइड्स, ओशियन करंट, ठीक है? एक और क्वेश्चन दिखाता हूं पहले, फिर निकालेंगे कि इससे आउटकम क्या समझ में आ रही है, थीम्स जो है बेसिकली क्या निकल रही हैं। व्हाट इज डीप सी माइनिंग? व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद इट? ठीक है? ये पूछा गया है। देन आफ्टर हम एक और पार्ट देखने की कोशिश करते हैं। या राइट देयर, यहाँ पे है। हमारे पास ये पूछा गया कि हम ओशियन के अंदर जब जा रहे हैं तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैरियर आइलैंड एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है? बैरियर आइलैंड और उसकी सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओशियंस को हमेशा हमने ये देखा है कि या तो सर वो डिजास्टर क्रिएट करते हैं, या फिर ओशियंस हमेशा क्या करते हैं, हमारे लिए रिसोर्सेज का काम करते हैं। Ultimately, many more geographers even claimed to such a level कि why we are naming the planet as Earth, why we are not naming as ocean, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रूथ सर हमारे पास सरफेस जो है वो ओशियन है ना, तो फिर हम इसको नाम ही क्यों दे रहे हैं? और अगर ओशियन है तो फिर ह्यूमन उसको इतना ज्यादा एरिया को अनएक्सप्लोर्ड कैसे छोड़ सकता है? हाउ ह्यूमन बिकमिंग सो लिबरल कि उसने उसको अनएक्सप्लोर्ड ही छोड़ दिया है। इसलिए आप ये देखोगे कि आपको ओशियोनोग्राफी में इन एंड अराउंड दीज टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये प्रिपेयर करना है। व्हाट इज दैट? वेव, करंट एंड टाइड्स, क्योंकि इससे मूवमेंट होता है और इसी से क्या आता है आपका, बेसिकली डिजास्टर आती है। इवन आई विल ऐड वन मोर थिंग, सुनामी हियर, सुनामी को भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ऑब्वियसली आप जियोमॉर्फोलॉजी में भी कर सकते हो और ये यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है? एक पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका, रिसोर्सेज के बारे में, बायोटेक, मिनरल, एनर्जी, ये सब के बारे में बात करोगे। नाउ ए डेज जो हम करंट अफेयर का पार्ट देख रहे हैं, हालांकि करंट अफेयर में लास्ट में ऐड करूंगा, तो हमें लॉ ऑफ सी के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। अब होगा कि सर आपने जो आइडिया दिया था कि सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल, क्या ये ओशियोनोग्राफी में अप्लाई नहीं होता? क्या सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल की फाइट ओशियोनोग्राफी में नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ओशियोनोग्राफी में एक्चुअली सिस्टम किस चीज पे है? क्या कोई ऐसी चीज है ओशियोनोग्राफी में जो क्लियरली डिफाइन है? यस, एक ही टॉपिक है ओशियोनोग्राफी में जो कभी चेंज नहीं होता खास, और वह है आपकी ओशियन बॉटम टोपोग्राफी, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। दिस कैन अपीयर, मे बी, ठीक है, ये आ सकता है। लेकिन इसके अलावा जो पार्ट है वो लार्जर लेवल पे इनके ऊपर फोकस होगा, क्योंकि हम रिसोर्सेज को अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। एंड देन अगेन वी वांट फ्री मूवमेंट वाया ओशियन, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ ओशियंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली उस टाइम पे जरूर हो जाता है कि ईरान की नेवी हमारे साथ एक्सरसाइज करके निकलती है और उसका शिप जो है वो उड़ा दिया जाता है, या फिर हमारे जो सी फेरर्स हैं उनको यूएस नेवी जो है वो उड़ा देती है, मिसाइल अटैक होता है। तो ये सब चीज़ें जब आती हैं तो लॉ ऑफ सी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई कैन बेट 2026 में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन कुछ करंट अफेयर और भी हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंट बनाते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है? अब मेरे पास आता है कि सर आपने बताया जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी। व्हाट अबाउट बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी? आपको देखो ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और बायोजियोग्राफी जो है, दीज आर एक्चुअली द थिंग्स जिसके ऊपर ह्यूमन काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। और जो भी हमारे ह्यूमन की अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रही है ना, उसकी वजह से बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आर द मोस्ट सफरर। एंड दैट्स व्हाई with due time it is becoming extremely important. If you are not preparing for biogeography and environmental geography, you can do blunder with yourself. You must prepare, लेकिन क्या प्रिपेयर करना चाहिए? पहली चीज तो बायोजियोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को सेपरेटली प्रिपेयर मत करो, क्लब इट टुगेदर एंड देन प्रिपेयर फॉर इट, क्योंकि दोनों ही हमारे पास एक ऐसे इकोसिस्टम को क्रिएट करती हैं जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी, सर्वाइवल, मैन एंड वाइल्ड लाइफ रिलेशंस, इसके ऊपर डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। अगेन पहले पीवाईक्यूज देखते हैं, उसके बाद कुछ हम उससे जो भी गाइडिंग लैंप होगा वहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे कुछ गाइडेंस, और फिर लास्ट में मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा जो करंट अफेयर बेस्ड भी हैं। डेफिनेटली वन मस्ट प्रिपेयर जब आप अपने एग्जाम की तैयारी के अंदर अच्छे खासे जुटे हुए हो। चलिए वापस से क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है? एक तो यहाँ पे सॉलिफ्लेक्शन के बारे में बात की गई है। डेफिनेटली यू कैन इंटरलेट समव्हाट विद द इरोजन पार्ट ऑफ द सॉइल। आप वहां पे इसको अटैच कर सकते हो, ठीक है ना? ऑब्वियसली आप इसको अपने जियोमॉर्फोलॉजिकल पार्ट के अंदर भी डिस्कस कर सकते हो, बट स्टिल आप सॉलिफ्लेक्शन से एक इंस्पिरेशन ले सकते हो। मैं इसको इंस्पिरेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंस्पिरेशन है सॉइल के इरोजन के बारे में यहाँ पे आ रही है। ठीक है, दूसरी पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, men and wildlife conflict are ever increasing.
डिस्कस इट्स कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडीज। मैन एंड वाइल्ड लाइफ, ऑब्वियसली यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपने आप को अनसस्टेनेबल बोल ही इसलिए रहे हैं, एनवायरमेंटलिज्म की बात ही इसलिए आ जाती है कि हम मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, बट उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज समथिंग व्हिच इज बिकमिंग क्रिटिकल विद टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट पे चलेंगे तो हमने पूछ देखा यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे बात की गई है, और ये कैसे हमारे पास गोल जो हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक नीड्स हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी वगैरह हो गया या डेवलपमेंट हो गया, उसको कैसे बेसिकली मीटअप करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। एक और पार्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीकल्चरल डिफॉरेस्टेशन इन अमेज़न एंड कॉन्गो बेसिन। अगेन ये तो मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ ही हो गया ना फिर से, ठीक है। और ये क्या है, 2025 के ही क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस कोई अलग नहीं है, दीज ऑल आर द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2025। व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस, आप हमेशा ये देख रहे हो, या तो सर देखो बायो ज्योग्राफी में लार्जली सॉइल इरोजन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर ये पूछा जा रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का कैसे इंटर रिलेशन हमें नजर आ रहा है, किसके साथ में, मैन के साथ में, अनसस्टेनेबल है, सस्टेनेबल है, और अगर नहीं है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यूएन डिकेड किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये रेगुलेशंस के बारे में। तो डेफिनेटली वन शुड फोकस अपॉन द टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बायो ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, मैंने पहले भी बोला है, क्लब करके प्रिपेयर करो। कुछ चीजें यहाँ पे देखनी है आपको। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ज्यादा प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फ्योना किस टाइप का, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है। इसी के अंदर आपको मेजर जीन पूल सेंटर्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। देन इट कम्स टू एनवायरनमेंट वाला पार्ट, जिसके अंदर ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड लेजिस्लेशंस, ये टॉपिक है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि क्या सर बाकी टॉपिक प्रिपेयर नहीं करने, देखो मैं इतना मानता हूं कि आप लोग मेच्योर लोग हो और आपने ज्योग्राफी के सिलेबस को बड़े अच्छे ढंग से प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि जो अभी फाउंडेशन कर रहे हैं या मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, कि आप फाउंडेशन जो प्रिपेयर कर रहे हो, इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जो हमारे वैसे टॉपिक है ना, जो इजी वाले हैं, उनको आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत ना पड़े, आपको पहले से आते हो कि जिन टॉपिक्स को मैं बताऊं उस टाइम पे आपको एनर्जी लगानी है। अगर मैं ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस, पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस और उसके साथ साथ में अगर करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस को क्लिप कर दूं, मैं आपको कुछ टॉपिक्स प्रेजेंट करता हूं जो देखने में लगेगा कि यार जेन्युइनली ये क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए, और 2026 में प्रोबेबली उन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेट अस सी सम ऑफ द टॉपिक, आई एम लिस्टिंग इट डाउन राइट हियर। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक, माउंटेन बिल्डिंग, आइसोस्टेसी, एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, फैल्यूवियल, ग्लेशियल एंड जियो हजार्ड और अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। ये पार्ट है जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने चाहिए। ये जो अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी मैंने बोला, तो एक्चुअली ये जो ग्लेशियल है, फैल्यूवियल है, कोस्टल है, ये एक्चुअली अप्लाइड पार्ट ही हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर बात करोगे तो ग्लोबल एनर्जी बजट के बारे में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, हीट इंबैलेंसेस के बारे में बात करते हैं, इनसो एल नीनो वगैरह, मॉनसून डायनामिक्स के बारे में, क्योंकि मॉनसून फेलियर अभी बहुत ज्यादा है एल नीनो की वजह से ही, और एटमॉस्फेयर के सर्कुलेशन क्योंकि सिस्टमेटिक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, लोकल विंड, एयर मास एंड जेट स्ट्रीम्स। व्हेन इट कम्स टू द ओशियोनोग्राफी, ओशन के सर्कुलेशन, मूवमेंट, चाहे वो टाइड हो, चाहे ओशन करंट हो, चाहे वो आपका सुनामी भी क्यों ना हो, उसको आप डिस्कस करेंगे। फिर रिसोर्सेज के ऊपर डेफिनेटली फोकस करेंगे, और रिसोर्सेज को निकालने के लिए हम डीप सी माइनिंग पे फोकस करते हैं। क्लाइमेट का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आता है हमारे पास कोरल रीफ पे, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैरीन रेन फॉरेस्ट, इनके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है। और फिर कोस्टल में हमारे क्या पास क्या प्रोसेसेस हैं, क्या लैंडफॉर्म बनते हैं, और सी लेवल राइज का इम्पैक्ट क्या है। फिर आपके पास में दो पार्ट और बचते हैं जो आते हैं, बायोज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। कैसे क्लब करोगे, ऑब्वियसली सर हम ये देखेंगे कि अप्लाइड पार्ट क्या है, यहाँ पे मेनली सॉइल और सॉइल डिग्रेडेशन, इसके अलावा कंजर्वेशन एफर्ट, जैसे कि जीन पूल सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। इधर जाएंगे तो एनवायरमेंट के बहुत सारे पार्ट यहाँ भी देखने को मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी दोनों एरिया में कवर होगी, ठीक है ना। बाकी एरिया के अंदर अगर हम बात करूं तो देखो कुछ कुछ जैसे एरियाज प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टेड एरिया, वेटलैंड, फॉरेस्ट इकोलॉजी या लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट एडेप्टेशन, इनके बारे में बात करोगे, ठीक है। और अल्टीमेटली legislations are extremely important. If something is in the current affair, you must cover it. And that's why मैं अपने क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में भी करंट अफेयर की एक क्लास हर वीक कंडक्ट करता हूं, ताकि आपको ये पता रहे कि ये एग्जांपल्स, ये कीवर्ड्स, ये स्पेसिफिक डेटा वन मस्ट यूज इन 2026 अपने मेंस एग्जाम के अंदर। अगर आप ये मिस करते हो, आई कैन बेट, क्योंकि देखो होता क्या है, अल्टीमेटली आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, यही तरीका है। और
मैं जानता हूँ आपने सिलेबस पूरा किया, लेकिन अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से एक-एक नंबर पीछे एक क्वेश्चन में रह रहे हैं, आधे नंबर से पीछे भी रह रहे हैं, तो आप सोचो एक पेपर में 20 मार्क्स का डिफरेंस है, 2 पेपर में 40 मार्क्स का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दिस कैन डिसाइड कि यू विल बी इनटू द लिस्ट, आउट ऑफ द लिस्ट। यू विल बी बिकमिंग आईएएस, ऑल इंडिया सर्विसेज और मे बी सम ऑफ द ग्रुप बी और सर्विसेज, अदर सर्विसेज। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को इंप्रूव करो। एवरी नंबर इन एवरी क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और वो एनरिचमेंट ऐसा ही होता है जिसमें आप अपने करंट अफेयर को, अपने डायग्राम्स को, अपने टॉपिक को, अपने थिंकर्स को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो। दैट वी यूज्ड टू डू इन द क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द फाउंडेशन, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम फॉर इट। फाउंडेशन आई हैड स्टार्टेड। फाउंडेशन में आई विल टेल यू कि क्या तरीका होता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से प्रिपेयर करना। बट फाउंडेशन एक ऐसा पार्ट होता है जिसको प्रिपेयर करते हुए आप पूरी एनर्जी उसके अंदर लगाते हो, सारे टॉपिक को होलिस्टिक प्रिपेयर करते हो, लेकिन इसमें इंटरकनेक्टेडनेस आप हमेशा देखते रहते हो अलोंग विद द आंसर राइटिंग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। बट इफ यू वांट कि सर आप पेपर 1 का पार्ट 2 भी बताइए और आपका पेपर 2 भी बताइए, डेफिनिटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस इट। थैंक यू।